नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है। इस बार गुजरात चुनाव नए संसद के निर्माण की वजह से थोड़ी देरी हुई है। नए संसद भवन का निर्माण फाइनल स्टेज में है। ऐसा बताया जा रहा है, सरकार की इच्छा नए संसद भवन से ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत करना था। अब अगले साल बजट सत्र में नए संसद भवन की शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की अपनी तैयारी है, तो विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, एम्स पर साइबर अटैक का मुद्दा भी शामिल होगा। मौरवी पर विपक्ष सरकार को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की तैयारी के साथ मैं आपको विपक्ष की रणनीति के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज से जगदीप धनखड़ राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत करें। इस बेहद खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके संघर्ष का जिक्र किया। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ की सफलताओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जगदीप धनखड़ को बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरा अंदाज में अपनी बात रखी। संसद में आज क्या कुछ खास हुआ है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी बाहर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बाजी मार ली। अब दिल्ली की साफ सफाई की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। एमसीडी चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति में क्या संदेश दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दागी दिग्गजों की सीटों के हार के मायने क्या हैं, यह मैं आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस बार संसद में शीतकालीन सत्र में थोड़ी देरी हुई है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती रही है। इस देरी की 2 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह तो चुनाव को माना जा रहा है। खासतौर पर गुजरात चुनाव को लेकर सांसदों की व्यवस्था को ध्यान में रखा गया। 1 और 5 तारीख को गुजरात में वोटिंग की तारीख तय की गई थी। 8 दिसंबर को गुजरात हिमाचल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और यह तय है, आने के चुनाव के नतीजों के बाद शोर में संसद के शीतकालीन सत्र में सुनने को मौका मिलेगा। शीतकालीन सत्र के देरी की दूसरी वजह नए संसद भवन के निर्माण को माना जा रहा है। 1200 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे नए संसद भवन का काम पूरा होने वाला है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि सरकार की तैयारी नए भवन के उद्घाटन के साथ सत्र की शुरुआत करने की थी, लेकिन काम आगे खिंच गया। संसद की नई इमारत के पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद भी वहां काम करने वालों को ट्रेनिंग के लिए 15 से 20 दिनों का वक्त लग सकता है। इन सबको देखते हुए संसद का शीतकालीन सत्र इस बार पुराने भवन में ही आयोजित किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अगले साल बजट सत्र में नए भवन में ही होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, साल में 3 बार संसद सत्र आयोजित किए जाते हैं।
शुरुआत बजट सत्र से होती है, जो साल के शुरू में शुरू होता है। बजट सत्र सबसे लंबे वक्त तक चलता है। इसके बाद जुलाई अगस्त के महीने में मॉनसून सत्र का आयोजन किया जाता है। सबसे आखिर में शीतकालीन सत्र होता है, यानी विंटर सेशन का आयोजन होता है। परंपरा यही रही है, शीतकालीन सत्र के नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाता है। इस दौरान करीब 20 बैठकें होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि शीतकालीन सत्र का आयोजन दिसंबर में पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले साल 2017 और 18 में भी शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित किया गया था। इस बार 7 से 29 दिसंबर तक संसद शीतकालीन सत्र चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इन बैठकों में 25 विधेयक पर बात होनी है। सरकार की कोशिश रहेगी कि 17 बैठकों में से 25 विधेयक पास करवा लिया जाए, जिनमें 16 नए विधेयकों के साथ 7 लंबित हैं और 2 वित्त विधेयक होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की अपनी तैयारी है तो विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने पहले तो ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। शीतकालीन सत्र के 17 बैठकों के करीब 25 विधेयकों की पारित कराने की सरकार की मंशा पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। शीतकालीन सत्र में हंगामा कम होगा, इसकी संभावनाएं को देखते हुए सरकार काफी ज्यादा एहतियात बरत रही है। एक दिन पहले यानी मंगलवार के दिन सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों को सुचारू रूप से लेकर चलाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विपक्ष ने अपने मुद्दे सत्ता पक्ष के सामने रखे। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। स्पीकर चेयरमैन की अनुमति के बाद चर्चा होगी। विपक्ष की ओर से मिले सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। 47 पार्टियों में से 31 पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और सरकार की तरफ से हर तरह के सहयोग पर जोर दिया गया। आज संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस जिन बातों पर रहा है, उनमें सबसे ऊपर संसद में हंगामे का मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संसद में हंगामे के चलते देश का बहुत नुकसान होता है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र को अधिक से अधिक सार्थक बनाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी से युवा सांसदों को बहस का मौका देने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के सभी सदस्यों को 2 बातों पर ध्यान रखने की नसीहत दी है। पहली बात, 75 साल पूरे होने के बाद देश अमृतकाल की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी के अवसर मिला है। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद के साथ उम्मीदें बढ़ी हैं। हिंदुस्तान के लोगों के साथ पूरी दुनिया की उम्मीदें हिंदुस्तान में बढ़ी हैं, हिंदुस्तान के नेताओं से बढ़ी हैं। सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहूं। जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है
सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। सत्ता पक्ष लाख कोशिश करे कि विपक्ष को समझाने की लाख कोशिश करे, संसद के अंदर सरकार को घेरने में विपक्ष कमी नहीं करता। संसद के अंदर होने वाली बहस की खास महत्व होता है। संसद के अंदर होने वाली बहस पर देश की नजर होती है। गंभीर मुद्दों पर चर्चा से देश का माइंडसेट का पता चलता है। विधेयक पर होने वाली चर्चा से कमी की और खूबी दोनों का पता चलता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार विधेयकों को लेकर गंभीर है। शीतकालीन सत्र में सरकार की मंशा 25 से ज्यादा से विधेयक पास करवाने की। ये विधेयक पास होंगे कि नहीं, इस पर संशय बरकरार है। शीतकालीन सत्र में सरकार 16 नए बिल पेश करने वाली है, जिसमें बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, परिचर्चा और प्रस्तुति विधेयक, तटीय जल कृषि अधिकार, निरसन और संशोधन विधेयक, पुराना अनुदान विधेयक शामिल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी विधेयक काफी ज्यादा मायने रखता है। इस बिल के जरिए कई पुराने कानूनों को खत्म करने की तैयारी है और यही दूसरा व्यापार चिन्ह संशोधन विधेयक की सुर्खियों में रहने वाला है। अगर यह बिल पारित हो जाता है तो आवेदक के पास ट्रेडमार्क दिया जा सकेगा। इसके अलावा इस बिल के जरिए ट्रेडमार्क आवेदन की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर रहेगा। संसद में पेश किया जाने वाला हर विधेयक खास होता है। इनका हमारे जीवन से सीधा सरोकार होता है। संसद में पास होने के बाद ही कानून बनते हैं जो आगे चलकर संबंधित काम को आसान बनाते हैं। बिल से जुड़े कई ऐसे मसले होते हैं जिनमें विपक्ष सुधार की मांग करता है, बहस होती है, सहमति होने पर बिल पास होते हैं। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की काम करती है। इस सत्र में विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ सीमा विवाद, कोलिजियम के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई। इस शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नहीं रहने की संभावना है। सभी कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद हैं। यात्रा भी राजस्थान पहुंची है। संसद सत्र के दौरान यात्रा जारी रहेगी। यही वजह है कि राहुल गांधी संसद में आने की संभावना बहुत कम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। सभी विपक्षी दलों के साथ बैठक करके पूरी तैयार है और कांग्रेस की तरफ से सोच आधार बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गए, जिनमें से राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी घुसपैठ, एम्स पर साइबर हमला, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी देने में केंद्र सरकार की नाकामी, कश्मीरी पंडितों पर बढ़ते अपराध, जम्मू कश्मीर से जुड़ी दूसरी समस्याएं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और गुजरात में मोरवी ब्रिज गिरता रुपया, कर्नाटक में मतदाताओं का डेटा की चोरी जैसे मसले शामिल हैं। इस बार शीतकालीन सत्र बेहद खास है। इस बार राज्यसभा की कमान जगदीप धनखड़ के हाथों में है। आज पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति किसान पुत्र हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। इस तरह से वो जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।
जगदीप धनखड़ ने काफी ज्यादा संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। ये देश के कई लोगों के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने और भी बहुत कुछ कहा है जो आपने सुना भी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ की तारीफ की। उन्होंने बधाई दी है। मल्लिकार्जुन ने धनखड़ को भूमिपुत्र बताया, संसदीय परंपराओं को समझाने वाला बताया। धनखड़ राज्यसभा विधानसभा में रहे हैं। धनखड़ बंगाल में राज्यपाल रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में संरक्षण के रूप में धनखड़ की भूमिका बाकी भूमिकाओं से काफी ज्यादा बड़ी है। राज्यसभा के नए सभापति के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा, राष्ट्रीय आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि अपर हाउस के संरक्षक के रूप में आपकी भूमिका बाकी भूमिकाओं से बहुत बड़ी है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां देश के कई महान हस्तियां बैठ चुकी हैं। हमारे 6 सभापति बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आप भूमिपुत्र हो, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसान के पुत्र, तो मैं तो भूमिपुत्र कहूंगा। राजस्थान के एक गांव से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जैसे बड़े ओहदे तक आप पहुंचे हैं। संसदीय परंपराओं को आप समझते हैं। 9वीं लोकसभा में आप चुने गए थे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में उपमंत्री रहे थे। राजस्थान विधानसभा में एमएलए और पश्चिम बंगाल में कई सालों तक आप राज्यपाल रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट में और कई खेल संगठनों में आप जुड़े रहे। पढ़ने लिखने में आपकी रुचि है। आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। मैंने पढ़ा, हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर है। इस मौके पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे। विपक्ष की ओर से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको हम अपनी ओर से पूरा सहयोग देंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब। मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के लिए क्या कुछ कहा है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। सिद्धि सिर्फ साधनों से ही नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी,
हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। वहीं संसद में आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने नम आंखों के साथ उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को याद किया। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी और चुनाव के नतीजों का शोर संसद में सुनाई देना है। महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ सीमा विवाद, साइबर अटैक जैसे तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसकी घेराबंदी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील कितनी ज्यादा असर होगा। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे में बीतता है या कामकाज में, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन आज मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करना चाहूंगा। देश की राजधानी दिल्ली का फैसला हो गया है। दिल्ली वालों ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। दिल्ली वालों ने दिल्ली की सफाई का जिम्मा आम आदमी पार्टी को सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी को यह भरोसा कायम रखना है कि देश की राजधानी को सुंदर बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। दिल्ली से जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया है, कूड़े का ढेर हटाना, सफाई करना, तमाम जो दिल्ली की बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करना, उन वादों पर दिल्ली की जनता ने जमकर वोट किया है और नगर निगम में यानी आम आदमी पार्टी को 134 सीटें हासिल करके बीजेपी को पिछड़ने में सफल रही। 15 सालों से एमसीडी पर सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। जितने बुरे नतीजों की चर्चा हो रही थी, बीजेपी का ग्राफ उतना नीचे नहीं गिरा है। बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने भी अच्छी फाइट की है। कांग्रेस 9 सीटें जीतने में कामयाब रही है। इन सबके बीच 3 निर्दलीयों ने दिल्ली में बाजी मारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वोट फीसदी के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ज्यादा मार्जिन नहीं है। आपको 42% वोट मिले हैं और बीजेपी को लगभग 40% वोट मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस को 11% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव के एमसीडी चुनाव की टाइमिंग के माहौल ने ज्यादा गर्मा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दोनों जगह मोर्चा थामा था। गुजरात के नतीजे कल आने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली की जीत आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ाने वाली है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। और देश की राजधानी दिल्ली नगर निगम में मिली जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 15 साल से काबिज बीजेपी को सत्ता से उखाड़ दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संकेत मान रही है। राष्ट्रीय राजनीति के केजरीवाल मोदी बनाम को दावा कर रही है और यही सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज शाम दिल्ली के अपने प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई बैठक।
इसके बाद दिल्ली के नगर निगमों में विजय पार्षदों की भी बैठक हुई है। दिल्ली के दंगल का फैसला हो चुका है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चलाने का मौका जनता ने दे दिया है, लेकिन मंथन तो उन्हें भी करना होगा। कुछ सीटों के नतीजों ने आपको भी अलर्ट कर दिया है। आम आदमी पार्टी के दागी मंत्रियों की सीटों पर हार यही संदेश दे रहा है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्षेत्र हो या सत्येंद्र जैन का इलाका हो, वहां हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी पर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कट्टर ईमानदार पार्टी वाले दावे पर जनता के मन की बात कही गई है और कई ऐसे सवाल आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं कि उनके नेता विधायक मंत्री के इलाके में जो सीटें हारी हैं उससे वो सबक हासिल करेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।